क्या कौन यूज़ में आएगा। एवरेज एक्सपेंसेस है, एवरेज एक्सपेंसेस को यहाँ पे तुम देखो, एवरेज एक्सपेंसेस है तो हम बताएं ना कि ये मंथ के बाद वाला तुम कंसीडर करोगे तो कितना आ रहा है, 8 9 10 11 11 1666 ये, और बाकी का बैलेंसिंग यहाँ पे आ जाएगा। वो उस पर रेट लगा दोगे, यहाँ पे 12 से रेट लगा के कर दोगे। और यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक किए थे तुम, यहाँ पे तुम जो उसका तुम्हारा वो हुआ था, अर्न हुआ था, वो तुम माइनस नहीं किए थे, करना भूल गए थे। यहाँ पे तुम वो करोगे, उसके बाद 125 प्लस वो हो जाएगा, और फिर से तुम्हारे यहाँ पे सी वाला वापस से आएगा, और फिर तुम्हारा इस जिसमें से 1,70,000 बाकी का पीएनएल में चला जाएगा, फिर वो तुम्हारा डी वाला यूज़ में आ जाएगा। और फिर डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज़ टू एंड तक होता है, रेडी टू यूज़ 31 जनवरी तक था, तो 2 मंथ का तुम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा दोगे। नंबर 13 है तुम्हारा करेंसी वाला है, एक्सचेंज डिफरेंस को करने वाला। जब लॉस होता है तो भी करते हैं, जैसे लोन तुमने लिया था इस रेट पे यहाँ पे, तो लेकिन एंड वाले रेट को तुम देखोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, तुम ये करते हो कि मान लो तुमने लोन लिया था 70 के हिसाब से, ईयर एंड पे तुम्हारा 75 हो गया, तो जो भी तुम्हारा डिफरेंस आया है वो तुम यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस वहाँ पे कंसिडर करोगे। फिर प्लस ऐड करोगे क्या, फॉरेन का इंटरेस्ट। मतलब कि मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे जैसे यहाँ पे $15 लाख है, $15 लाख का तुम लिबरल के हिसाब से तुम 5% का इंटरेस्ट लोगे, कितने मंथ का लोगे। लिबरल का यहाँ पे 1% दिया हुआ है और ये 12 मंथ का है, तो वो वहाँ से लोगे, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्ट तुम वो लोगे, तुम पहले ना इंटरेस्ट डॉलर के हिसाब से निकाल लोगे कि $15 लाख का 5% 12/12 के हिसाब से, फिर उसके बाद एंड वाले रेट से तुम इंटू करोगे, तो फिर वो आएगा तुम्हारा, तो उसको तुम ऐड कर दोगे, टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद से बोरिंग कॉस्ट इन इंडिया कैलकुलेट करोगे। इंडिया में लोन तुम कितने का लिए थे, मतलब तुम तो लिए थे तुम 70 के हिसाब से, तो 70 के हिसाब से तुम लोन लिए थे, उसका अमाउंट, उसका रेट, उसका टाइम पीरियड से तुम निकाल लोगे, ठीक है, वो निकल जाएगा। फिर उसके जो फॉरेन का इंटरेस्ट तुम्हारा जो एंड वाला था और ये वाला इंटरेस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेम चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। जैसे पहले तुम लिए थे 70 के हिसाब से 78, तो एक्सचेंज डिफरेंस तुम्हारा 8 लाख हुआ। फिर उसके बाद से जो फॉरेन का रेट चल रहा था 78, तो 4,000 इंटरेस्ट आ रहा था फॉरेन का, 4,000 इंटरेस्ट आ रहा था, उसको 78 से किए, इन दोनों को जोड़े तो तुम्हारा 11 लाख इतने का तुम्हारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और तुम अगर इंडिया से लोन लेते तो तुम्हारा इतना ही जाता, तो फिर उसको 10,50,000 को, और 10,50,000 इसमें से ये माइनस नहीं मत करना, इसके इंटरेस्ट कितना, 312,000 तुम उसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना 312,000, तो ये हो गया तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट। और जो एक्सटेंड हो गया है जो तुम्हारा जैसे इंटरेस्ट का कॉस्ट इतना था, यहाँ पे इतना आ रहा है, तो लिमिट इतनी है, तो बाकी के जो लिमिट के बियॉन्ड गया है 62,000 वो तुम्हारा पीएनएल में चला जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ना तुम अगर फॉरेन से लोन लेते तो तुम्हारा इंटरेस्ट 312,000 पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा इंडिया से लोन लेते तो इतना आ रहा है, तो इतना तुम्हारा फ़ायदा हो गया, तो ये तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट हो गई और फ़ायदा हो गया। लेकिन जब तुमने देखा ध्यान से तो तुमको एक्सचेंज डिफरेंस का ये भी लॉस हो रहा है 8 लाख का, तो जो तुम्हारा फ़ायदा हुआ था उसमें तो जिससे जो तुम लॉस तुम घटाओगे, तो वो जो 62,000 आ रहा है वो तुम्हारा एक्सपेंस है, वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम तुम कैपिटलाइज 6,7,38,000 वाले को ही कर सकते हो। HP सर का क्वेश्चन नंबर 13 यही है। 3 स्टेजेस ऑफ दी वो होते हैं, जैसे एक तो कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन होता है, जैसे स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन, स्टार्ट हुआ, लोन लिया, लैंड को तो रेडी टू यूज़ क्वालिफाइड एसेट तो नहीं मानते हो, क्वालिफाइड एसेट जो होना चाहिए वो हुआ, लोन ले लिया तुमने,
एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया, एक्टिविटी स्टार्ट की तुमने, तो वो कमेंसमेंट में आता है। सस्पेंसेस में क्या होता है? सस्पेंशन में एक तो नॉर्मल हो सकता है और एक एबनॉर्मल हो सकता है। अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्ट्राइक हो गई, तो ये एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल के लिए कैपिटलाइजेशन को तुमको रोकना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल के लिए तुमको कैपिटलाइजेशन को रोकना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? सीजेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन। सीजेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन क्या होता है? विच क्वालिफाइंग एसेट्स बिकम द रेडी फॉर यूज़ और सेल्स। वहाँ से तुम्हारा वो रेडी टू फॉर यूज़ हो गया, सेल हो गया, तो वहाँ पे तुम ना वहाँ पे तुम परमानेंटली स्टॉप कर दोगे कैपिटलाइजेशन फ्रॉम द डेट विच क्वालिफाइंग एसेट्स इज रेडी फॉर यूज़ और सेल्स। नॉट स्टॉप कैपिटलाइजेशन सस्पेंशन टेम्परेचर, जैसे रेन हो गया, वो हो गया, तो उसके लिए तुम कैपिटलाइजेशन को तुम रोकोगे नहीं। हो रहा है कि यहाँ से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, तो यहाँ से तुम कैपिटलाइज करोगे। यहाँ पे तुम्हारा सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन एबनॉर्मल नेचर का है, तो वो पीएनएल में तुम्हारा चला जाएगा, रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद बिल्डिंग जब कंप्लीशन रेडी टू यूज़ हो जाएगी, तो रेडी टू यूज़ होने के बाद वो सारा का सारा तुम्हारा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लोन टेकन किया, एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन किया, परचेज़ किया, तो यहाँ पे सब पीएनएल में जाएगा। देखो यहाँ से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से तुम्हारा टाइम स्टार्ट होगा। ये तीनों कंडीशन होगी तभी कैपिटलाइजेशन होगा। एक तो तुम्हारा एक्टिविटी, तुम्हारा काम चालू हो गया है, तुमने क्या हो गया, लोन ले लिया है, और एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ दी बोरोइंग फंड, मतलब कि एनी अनयूटिलाइज अमाउंट हो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएनएल। यहाँ पे तुम्हारा एक्टिविटी स्टार्ट भी हो गया और तुम्हारा उसमें खर्चा भी तुमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। अमाउंट दे रहे हो, अमाउंट दे दिया है, तो इस तरीके से। ये ना क्वेश्चन नंबर 50 की तरह है। जब टू और मोर देन टू क्वालिफाइंग एसेट्स हो इन जनरल बोरोइंग, तो क्या होता है ना, देखो इसमें ना तुम्हारी स्पेसिफिक बोरोइंग भी दिया हुआ है और जनरल बोरोइंग, लेकिन जनरल बोरोइंग एक नहीं है, एक दो चार है, ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारी ये जनरल बोरोइंग है, और टू और मोर क्वालिफाइंग एसेट्स इन दी, मतलब एक क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, प्लांट, तुम्हारा बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, फैक्ट्री शेड्स भी है, तो एक से ज़्यादा तुम्हारे क्या है, क्वालिफाइंग एसेट्स दे रखे हैं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट निकाल लोगे। यहाँ पे एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जैसे 10 ये है, टाइम लाइन यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे तुम 12 मंथ का तुम कंसीडर की हो, तो यहाँ पे 12 मंथ का तुम कंसीडर करोगे। उसके बाद तुम कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लोगे, कैपिटलाइजेशन रेट के बाद जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, मतलब जो भी तुम्हारे पास क्वालिफाइंग एसेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका तुम उस रेट से मल्टीप्लाई करके तुम निकालोगे, ठीक है। और एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट से लोअर ही होना चाहिए वो, जैसे एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितना है, 6,50,000 है, तो उससे लोअर होना चाहिए, 5,20,000 लोअर है, ठीक है। लोअर है तो ठीक है, लोअर है तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ लोअर नहीं होता है, ये चीज़ लोअर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये चीज़ तुम्हारी लोअर है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करते हो, इसको तो तुम ले नहीं सकते हो, तो ये जो चीज़ आया है इसी के रेशियो में तुम ना 4,40,000 को बांट दोगे। 4,40,000 को इस रेशियो में बांटे, तो ये 4,40,000 ये चीज़ें तुम कैपिटलाइज करोगे। यहाँ का तुमको स्टेप याद है ना कि एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट निकालोगे, फिर उसके बाद तुम कैपिटलाइजेशन रेट निकालोगे, फिर उसके बाद से तुमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, फिर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज, मतलब बोरोइंग कॉस्ट और कैपिटलाइज। तो पहले एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, फिर कैपिटलाइजेशन रेट, फिर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने निकाला एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट पहले निकाला था मैंने, तो ये 7,50,000, फिर कैपिटलाइजेशन रेट निकाला तो 12% आया। तो 12% के बाद से तुम क्या करोगे, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज निकालोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें से जो 70 लाख है, जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जो 70 लाख है, उसमें से जो तुम्हारा 25 लाख है ना, वो तुम्हारा ना क्या स्पेसिफिक बोरोइंग है, तो स्पेसिफिक वाले को हटा दोगे, फिर वो जनरल बोरोइंग वाले को निकालोगे। तो यहाँ पे 24 दो, तो यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन इसको मतलब 24 लाख आ रहा है। 24 लाख और 7,50,000 को जब तुम कंपेयर करोगे तो तुमको लगेगा कि 7,50,000 ही कम है, तो तुम 7,50,000 को इसके रेशियो में तुम बांट दोगे, तो तुम्हारा आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। और फिर तुम्हारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे तुमको ना बोरोइंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना है।
देखो यहाँ पे तो तुमको सब में लिख रहा था कि रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स और क्या होता है नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे तुमको लिखना है अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। जब भी तुमको अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट मिलती है, कैलकुलेशन है अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, तो इस तरीके से करोगे। तो इस तरीके से किया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 10 महीने का था 12% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट यहाँ पे देखोगे जो 16 वाला है तो 10% है, और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो 1 लाख का 10% 12 महीने का तो 10,000 हो गया। और फिर टोटल डिस्काउंट कितने डिस्काउंट में इशू किया है, मतलब 10,000 डिस्काउंट में 1,90,000 में इशू किया है, मतलब 10,000 का डिस्काउंट है। डिवाइडेड बाई तुम किससे कर दोगे, डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ द डिवेंचर 3 से ईयर से करोगे, तो ये आ रहा है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा इस तरीके से। तो उसमें से बोल रहा है कि 1 और 2 को तुम कैपिटलाइज कर दोगे। क्यों लिख रहा है क्वालिफाइंग एसेट्स इज रेडी फॉर यूज़ एट द एंड ऑफ DT2। 2 ईयर के बाद से, मतलब 2 ईयर पे से वो यूज़ करने के लिए तैयार है। तो उससे पहले वाला ईयर 1 और 2 तो कैपिटलाइज कर दोगे, और ईयर 3 को तुम क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल